तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे विलेज पालमपुर के बारे में, और पालमपुर में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, फार्म एक्टिविटीज क्या होती हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि पालमपुर एक ऐसा गांव है जो कि उसका सबसे नियरेस्ट जो बड़ा गांव है उसके आसपास में उसका नाम रायगंज है, जो कि 3 किलोमीटर दूर है, और सबसे जो नियरेस्ट टाउन है उसका नाम शाहपुर है। और पालमपुर में कुल 450 फैमिलीज रह रही हैं, और उन 450 फैमिलीज में जो लैंड होल्डिंग है वो सभी का बराबर नहीं है, सभी के पास समान जमीन नहीं है, जमीन सबका डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि हम लोग पालमपुर के केस में देखे थे कि 150 फैमिलीज जो दलित फैमिली थी उनके पास तो लैंड ही नहीं था। 240 फैमिली ऐसी थी जिनके पास की 2 हेक्टेयर्स का लैंड था। 60 फैमिली ऐसी थी जिनका की लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से ज्यादा था। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि पालमपुर में अलग अलग तरह के लोग रह रहे थे, कुछ अपर कास्ट लोग थे, कुछ लोअर कास्ट लोग थे, और उनका लैंड होल्डिंग्स अलग अलग था। और वहां पर हमने देखा था कि फार्म एक्टिविटीज, कौन कौन सी फार्म एक्टिविटीज हो रही थी, एग्रीकल्चर हो रहा था, फार्मिंग हो रहा था, और कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज थी। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि वहां पर नॉन फार्म एक्टिविटी जैसे वीवर्स का काम, बुनकरों का काम, पॉटर्स का काम, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनका काम, फिर से और भी नॉन फार्म एक्टिविटीज जैसे डेयरी के बारे में भी हमने कहा था कि डेयरी भी नॉन फार्म एक्टिविटीज में रखेंगे और फार्म एक्टिविटीज में भी। ये कैसे होगा, देखिए पशुपालन जो है वो आपका एग्रीकल्चर के अंतर्गत आएगा, वो फार्म एक्टिविटीज है। लेकिन पशुपालन होने के बाद उसका जो मिल्क प्रोडक्ट मिला, उस मिल्क प्रोडक्ट से हम लोग प्रोसेस करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए, चीज बनाए, कर्ड बनाए, बटर बनाए, तो उन सब एक्टिविटीज को हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज में रखे हैं जो कि डेयरी संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से फार्म एक्टिविटीज और नॉन फार्म एक्टिविटीज हो रही है पालमपुर में। आप जानते हैं कि भारत के सिनारियों में करीब करीब अगर 100 लोग वर्कर हैं तो उसमें फार्म में काम करने वाले 76 लोग हैं और 24 लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं है, उसको हम लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि और कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटीज की जा सकती है। जैसे पालमपुर में ही और कौन कौन सा नॉन फार्म एक्टिविटीज हो सकता है। अगर वहां पर इम्प्रूवमेंट हो स्किल्स का, एजुकेशन का, तो लोग वहां पर पालमपुर में नॉन फार्म एक्टिविटीज वीवर और पॉटर के अलावा और भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि गारमेंट्स फैक्ट्री वहां पर लगा सकते हैं, गारमेंट्स बना सकते हैं, शूज बना सकते हैं, और भी बहुत सारे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को किया जा सकता है अगर वहां के नॉलेज, स्किल, ये सब को इम्प्रूव करवाया जाए। तो अब हम लोग देखें कि शाहपुर में सभी, वहां पर पालमपुर में सभी के पास बराबर जमीन नहीं है, जमीन की समस्या है उन्हें। तो वो जमीन नहीं होने की वजह से कुछ लोग जो है, जो लैंडलेस है, वो पुअर लेबरर्स के रूप में काम कर रहे हैं, और वो लगातार वो पुअरर होते जा रहे हैं। उनके भारत में आपको पता है एक फार्म लेबर का वेज 60 रुपीज तय किया गया है, वो भी उन्हें मिल नहीं पाता है। 35-40 रुपए का फार्म लेबर का वेज मिल पाता है उन्हें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जानते हैं कि जो फार्म लेबर्स हैं वो लैंडलेस हैं, इसीलिए वो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं, और वो उनका बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो कैसे उनका ग्रोथ हो मॉडर्न फार्मिंग में, उनके लिए क्या बढ़िया किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग और थोड़ा ध्यान देंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, मल्टीपल फार्मिंग क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ये सबसे हम लोग अपना प्रोडक्शन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन सा मेथड अडॉप्ट करना सबसे अच्छा होगा। तो आप लोग जानते हैं, पहले के क्लासेस में आपने पढ़ा है कि क्रॉप रोटेशन का अर्थ होता है जब एक साल हम लोग एक ही खेत पे एक साल हम लोग लगाते हैं सेरल क्रॉप्स, और उसके अगले साल हम लोग लगाते हैं लेग्यूम्स क्रॉप। ठीक है, सेरल्स हम लोग अनाज वाले फसलों को बोलते हैं और लेग्यूम्स हम लोग दाल वाले फसलों को बोलते हैं। होता ये है कि एक साल जब हम लोग सेरल्स क्रॉप उगाते हैं तो वो कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है सॉइल से, और जब लेग्यूम्स को उगाते हैं तो वो नाइट्रेट्स को वापस से रिप्लेनिश कर देता है। जैसे अगर वीट उगाया गया, वो पूरा जमीन से नाइट्रेट्स ले लिया, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स ले लिया, तो नेक्स्ट ईयर जब हम लोग लेग्यूम्स उगाएंगे, हम लोग जानते हैं लेग्यूम्स के रूट नोड्यूल्स पे रिजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिफिकेशन करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो वापस से सॉइल में रिप्लेनिश करवा देता है न्यूट्रिएंट्स को। तो क्रॉप रोटेशन एक तरीका है जिससे कि मिट्टी को वापस से उसके न्यूट्रिएंट्स की भरपाई हो जाए। दूसरा तरीका है मैन्योर्स का इस्तेमाल करना, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना। लेकिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना उतना
फायदेमंद नहीं है, क्योंकि उसका लॉन्ग रन में बहुत नुकसान होता है। सॉइल पे भी नुकसान होता है, एक्वाटिक लाइफ पे भी नुकसान होता है। हम लोग आगे देखेंगे कैसे वो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब केमिकल्स के बने हुए होते हैं और ये बहुत सारे तरीकों से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये अंडरग्राउंड वाटर में परकोलेट करके चले जाएं तो अंडरग्राउंड वाटर को पॉइजनस कर देंगे। अगर ये नियरेस्ट वाटर बॉडीज में सरफेस रन ऑफ के साथ बह करके चले जाएं तो वहां पर वहां के मरीन लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, वहां के पॉन्ड इकोसिस्टम जहां भी वो जा रहे हैं उसे वो नुकसान पहुंचाएंगे। उसी तरीके से वो सॉइल का भी क्वालिटी को डिटोरिएट करवाएंगे एक्सेसिव अगर उनका यूज होगा तो हम लोगों को बचना चाहिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इन सभी के इस्तेमाल से। हम लोगों को ऑर्गेनिक मेथड्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हम लोगों को मैन्योर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है। जब सेम ईयर में एक पीस ऑफ लैंड पे ढेर सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग में आपका ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मल्टीपल क्रॉपिंग में आपका जो सीड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा उनका उपज नहीं होता है। वो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट भी नहीं होते हैं। और इस तरीके से मतलब आप एक ही टाइम में एक ही फील्ड से ढेर सारे क्रॉप्स को उगा सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग करके। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड कहता है कि एक पीस ऑफ लैंड पे आप पूरे रूप से एक ही सिंगल क्रॉप को उगाएंगे। एक्सेसिव फर्टिलाइजर, एक्सेसिव पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे और उस क्रॉप को हम लोग बढ़िया से केयर करके एक क्रॉप को एक पीस ऑफ लैंड में एक ईयर में उगाएंगे। और वो हमारा मॉडर्न मेथड है, उसमें बहुत ज्यादा मशीनरीज का इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, विनोवर, सारे मशीन्स का इस्तेमाल होगा इसमें। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है इससे आपका प्रोडक्शन सरप्लस होगा, क्योंकि इसमें आपके जो बीज होंगे वो उनका क्या हुनर होगा, वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड होंगे। उन्हें साइंटिस्ट डेवलप करते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उनका उपज ज्यादा होता है। वे डिजीज रेजिस्टेंट भी होते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, उन पे ज्यादा डिजीज एक्ट नहीं करता है, उन पौधों पर ज्यादा बीमारी नहीं लगता है। वो जो हाई यील्डिंग वैरायटीज पौधे होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं कि छोटे साइज के ही होते हैं, लेकिन उनका क्रॉप बहुत बढ़िया वैरायटी का होता है, उनका क्रॉप का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। तो HYV सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है मॉडर्न फार्मिंग में, और इस तरीके से हम लोग प्रोडक्शन को रेज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अगर हम लोग इरिगेटेड लैंड का भी एरिया बढ़ाएं तो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। हम जानते हैं हमारे देश में वेस्ट लैंड बहुत है। 1960 के बाद से जब हरित क्रांति आई थी, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का शुरुआत हुआ था। 1960 में गवर्नमेंट स्कीम्स आई थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज आई थी, गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज किया गया था फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, यूरिया, ये सब के इस्तेमाल को सरकार की तरफ से बहुत सहायता की गई थी। किसानों को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध करवाए गए थे, मशीनरीज का एक्सटेंसिव यूज किया गया था। और उसके बाद भारत में वीट का प्रोडक्शन अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतना ज्यादा प्रोडक्शन पहले भारत ने कभी नहीं देखा था वीट का। और उसी समय से फिर भारत को वीट बाउल ऑफ इंडिया भी, भारत के उस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के रीजन को वीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का उतना असर बाकी सारे क्रॉप्स पे नहीं पड़ा, जैसे पल्सेस पे उतना ज्यादा उसी तरह का असर नहीं पड़ा जैसा कि गेहूं पे पड़ा। दरअसल ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, हरित क्रांति के दौरान गेहूं के जो HYV सीड्स मंगाए गए थे, वो सीड्स के स्ट्रेन मेक्सिको से लाए गए थे, मेक्सिको से उन बीज को मंगवाया गया था। तो उस समय में गेहूं के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था, उसके प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर दिया गया था। और जो हमारा लैंड का जो पैटर्न था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, वहां पर गेहूं की फसल की पैदावार बहुत अच्छे से हुई थी। तो इसलिए उस जगह को हम लोग वीट बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो हमारे देश में एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन करवाया, एक्सेसिव यूज, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, और इन सब से क्रॉप्स का प्रोटेक्शन हुआ और सरप्लस प्रोड्यूस हुआ। जब सरप्लस प्रोड्यूस हुआ तो अगले साल के लिए हम लोगों के पास कैपिटल जमा हो गया, ताकि हम लोग अगले साल जो प्रोडक्शन करें उसमें पैसा लगा सके। थैंक यू। इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्शन बढ़ाया।